Hello everyone. So today we are going to start a topic which is called a nucleophilic substitution reaction. So first, before starting this topic, the major two terms which we are going to use in this entire session is nucleophile and an electrophile. What is nucleophile? So nucleophile is an entity which consists of high electron density, while electrophile is an entity which consists of low electron density. Okay, now a question may arise that what is nucleophile and base and how they are differ. So both of them, that is nucleophile and base, are an entity which consists of high electron density, but their role varies slightly. That nucleophile attacks to the electrophilic center, while base is an entity which donates its electron to the hydrogen, abstract that proton from the entity and form a covalent bond with that hydrogen. So this is the major difference between a nucleophile and a base. Okay. Now what is nucleophilic substitution reaction? Now the most easiest way to explain the nucleophile substitution reaction, the substitution means if I replace an atom or a group of atom from an entity and I put some other entity in place of that entity, if this reaction is proceed with the help of a nucleophile, I will say that it is a nucleophilic substitution reaction. अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा किसी एक एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस किया जाए और उसकी जगह पे हमारा न्यूक्लियोफाइल आके उस जगह को ऑक्यूपाई कर ले, तो मैं सिंपली कहूँगी इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ ऑल न्यूक्लियोफाइल are Lewis base because it consists of an unshared pair of electron. Now what is Lewis base and Lewis acid? So it is very easy to remember that Lewis acid are those which are having unoccupied orbital or vacant orbital and ready to accept any electrons. जैसे हम AlCl3, BS3 ये सब एक लुईस एसिड है, इनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल्स खाली पड़े रहते हैं जहाँ पे ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं. इसी का रिवर्स अगर मैं बोल दूँ तो लुईस बेस ऐसे एंटिटीज़ होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है और ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकती हैं. ओके. Now types of nucleophilic substitution reaction. So it is classified basically into two part, that is SN1, that is nucleophilic substitution unimolecular reaction and nucleophilic substitution bimolecular reaction. Okay. अब ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि ये हम लोग जो रिएक्शंस है क्यों पढ़ रहे हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ पर मैंने एक अनसैचुरेटेड एंटिटी का यूज़ किया है. सो इन दैट प्रोसेस द कार्बोनिल सेंटर इज मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. नाउ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल विल अटैक टू द कार्बोनिल सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टू द ऑक्सीजन. क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जैसे ही कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को जो ऑक्सीजन है वापस ले लेगा, क्योंकि कार्बन जो है 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 5वां बॉन्ड वो नहीं बना सकता. अब इसके बाद हम लोग वर्कअप प्रोसेस करा सकते हैं जहाँ पे हम हाइड्रोजन देंगे ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन जो है पेयरिंग कर लेगी. अब नाइट्रोजन जो होती है ये एक बहुत अच्छा प्लस एम इफेक्ट शो करने की कैपेबिलिटी रखता है. ठीक है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा. और क्लोरीन जो है एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है. लिविंग ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाने की क्षमता रखे, डिपार्ट होने की क्षमता रखे, उसको हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं. सो हियर द NH2 विल शो प्लस एम इफेक्ट, it will donate its electron. Chlorine as a good living group, it will take its electron and leave that entity. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि NH2 जिसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. नाउ नाइट्रोजन इज़ अ वेरी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. तो ये कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो. सो ये क्या करेगा, जो पार्शियल डबल बॉन्ड
फॉर्म हुआ था उससे अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में फॉर्म हुआ है ये जो है ब्रेक हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट हमको पता है। बट यही अगर जो एंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये क्या है, ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है। बट अगर मैं अनसैचुरेशन यूज़ करूँ, हटाकर कोई सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स यूज़ करूँ, तब क्या होगा? इन दैट केस हमको उस वक्त क्या होगा कि ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ये प्रोसेस प्रोसीड नहीं हो पाएगा, और तब सबसे इम्पॉर्टेंट काम SN1 और SN2 मैकेनिज़्म को हमको देखना पड़ेगा। ओके, नाउ अब हमको ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि विच पाथवे अ मॉलिक्यूल विल पोजेस। सो अगर हमको SN1 मैकेनिज़्म पता करना है, ठीक है, सो SN1 मैकेनिज़्म के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। ओके, सो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है SN1 मैकेनिज़्म के लिए। नाउ व्हाट इज़ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी? कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कि जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। अब कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। द कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज डेवलप। नाउ SN1 मैकेनिज़्म जो होता है टोटली डिपेंड करता है कि हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो हम उसको बोलेंगे द कॉम्प्लेक्स विल शो द SN1 मैकेनिज़्म। इफ़ कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल वी विल से दैट द कॉम्प्लेक्स विल शो SN2 मैकेनिज़्म। ओके, बट एक्सेप्शन इज ऑल ओवर। बेंजाइल सल्फोनियम सॉल्ट जो होता है ये एक इकलौता नहीं बोल सकते हम, और भी सॉल्ट होते हैं जो SN1 और SN2 मैकेनिज़्म दोनों फॉलो करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर्स को देखकर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच ऑफ द स्ट्रक्चर विल फेवर SN1 मैकेनिज़्म एंड विच विल फेवर SN2 मैकेनिज़्म। ओके, लेट्स सी here. You can see that this is a tertiary complex consists of 3 methyl 4 methyl group. So यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, ठीक है, इस पोजीशन में जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए मेरे पास 4 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। एंड वी नो दैट द मिथाइल ग्रुप इट शोज गुड प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा, ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा, चारों साइड से इलेक्ट्रॉन देने की वजह से हमारा कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस केस में देखूँ तो यहाँ पे क्या है कि मिथाइल जो है 2 मिथाइल प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अभी भी मिथाइल का प्रेजेंस होना मतलब हमारा कार्बोकेटाइन इज स्टिल स्टेबल now, because methyl will show the inductive effect and it will donate its electron to the carbocation and stabilize our carbocation. बट जैसे हम प्राइमरी में शिफ्ट होते हैं तो अब यहाँ पे मिथाइल का नंबर डिक्रीज हो गया एंड इन दिस कॉम्प्लेक्स ओनली 1 मिथाइल इज प्रेजेंट। इसका मतलब कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगी, देन 2 डिग्री एंड उसके बाद होती है 1 डिग्री। सो दिस इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, एंड इसी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हमारा SN1 मैकेनिज़्म प्रोसीड करेगा। बट अगर मैं SN2 के में देखती हूँ तो SN2 में ये चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि SN2 में हम कार्बन और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर वर्क नहीं करते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमारा लिविंग ग्रुप कितने ईजिली एक एंटिटी को डिपार्ट कर सकता है। सो इसमें जो 3 डिग्री होगा, इसमें जो ऑर्डर हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड फिर 3 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट। सो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं कि क्यों स्टेबल है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, नाउ
अब हम लोग आते हैं द प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटायन लिया गया है, बट हम सिंपली देख सकते हैं कार्बोकेटायन को। ठीक है, अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स कार्बोकेटायन का मेंशन किया गया है, एक ये स्ट्रक्चर है एंड एक ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें से जो वेल एस्टैब्लिश्ड या वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट वाला है, बिकॉज देयर इज लेस रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज अ लेस रिपल्शन, वाइल हियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से ये स्ट्रक्चर हम नहीं पढ़ते हैं। अब द स्टेबलाइजेशन ऑफ थर्ड कार्बोकेटायन बाय CH और CC बॉन्ड। CC बॉन्ड में ये देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, द एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सिग्मा डोनेशन इनटू द p ऑर्बिटल ऑफ द प्लेनर कार्बोकेटायन। ओके, अगर हम p ऑर्बिटल्स देखते हैं, ठीक है, p ऑर्बिटल्स देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब हमारा ओवरलैपिंग हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन हो रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिग्मा डोनेशन इनटू द p ऑर्बिटल ऑफ प्लेनर कार्बोकेटायन, ठीक है, जो प्लेनर कार्बोकेटायन है उसमें जो है सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होने के, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि जब दिस इज़ योर, जब ओवरलैपिंग हेड ऑन हो तो हम बोलते हैं इसको सिग्मा डोनेशन। ठीक है, जब ओवरलैपिंग इस कदर हो तो इसको हम बोलते हैं पाई डोनेशन। तो CC बॉन्ड में क्या होती है कि जो ओवरलैपिंग होती है वो सिग्मा डोनेशन की वजह से हो रही है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। बट अगर इस कंडीशन में देखूं तो नो स्टेबलाइजेशन, नो इलेक्ट्रॉन डोनेट इनटू द एम्प्टी p ऑर्बिटल, यहाँ पे कोई भी स्टेबलाइजेशन पॉसिबल हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री में पोजीशन है, तो यहाँ पे अच्छे से ये इंटरैक्ट कर नहीं पा रहा है। नाउ सो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स डू नॉट एवर possess the SN1 mechanism or SN2 mechanism, because as I told you the SN1 the carbocation should be planar, प्लेनर होगा तभी उसमें इंटरेक्शन प्रॉपरली होगी एंड तभी वो स्टेबलाइज होगा। बट यहाँ पे जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा तो ये स्टेबल नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेबल नहीं बन रहा है, इसीलिए ये SN1 और SN2 दोनों ही पाथवे को फॉलो नहीं करेगा। ओके, नाउ सो नाउ SN1 मैकेनिज्म में हम SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ लिए कि इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन द फास्ट रिएक्शन विल प्रोसीड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कार्बोकेटायन शुड बी अ प्लेनर स्ट्रक्चर, तो जितने भी प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें रिएक्शन होने के बाद एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वही SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। एंड हम लोग ने ये पढ़ा कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ओके, नाउ द मोर सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज योर SN2 रिएक्शन या ट्रांजिशन स्टेट। SN2 रिएक्शन जो होता है ये एक वन स्टेप रिएक्शन होता है। वन स्टेप रिएक्शन मतलब यहाँ पर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, उसी वक्त साइमल्टेनियसली द लिविंग ग्रुप विल लीव द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए विच विल इंटरैक्ट विथ सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ऑफ द CX बॉन्ड। व्हाट इज दिस CX बॉन्ड? CX मतलब X को मतलब हम किसी हैलोजन को डिनोट कर रहे हैं, मान लो दिस इज योर ब्रोमीन। ओके, अब क्या होता है कि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, ठीक है, जैसे सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, मान लो इसका सिग्मा स्टार, जैसे ये MOT से पता चलता है, जब हम MOT पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि कौन से जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एम्प्टी होती हैं, कौन से जो होते हैं फिल्ड होती हैं। मान लो इसमें अगर बताया जा रहा है तो ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल जो है ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब क्या होगा यहाँ पे कि जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन देगा एंड ब्रोमीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस कॉम्प्लेक्स को छोड़कर आगे मूव कर जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन योर SN2 mechanism. Now here you can see that molecule undergoing
SN1 और SN2 रिएक्शन। ये है अल्फा ब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, अल्फा ब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पाई स्टार ऑफ कार्बोनिल प्लस सिग्मा स्टार ऑफ CBr, मतलब कि अगर इसको हम लोग को समझना है तो हम ये समझ सकते हैं दैट पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है, उसका रिएक्शन हो रहा है सिग्मा स्टार ऑफ CBr, ठीक है, सिग्मा स्टार ऑफ CBr। जो पाई स्टार ऑफ कार्बोनिल रिएक्ट्स विद सिग्मा स्टार ऑफ CBr। बेंजाइलिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो ये जो टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक अटैक अकर्स इन पाई स्टार, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे हम इस चीज़ को समझते हैं। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स तुमको दे रही हूँ एंड आई विल से कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, आई विल आस्क यू दैट इस दिस कॉम्प्लेक्स विल अंडरगो SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। तो एज वी नो जो NO2 होती है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हमको पता है कि जो कार्बोकेटायन है ये खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंटिटी है। मैंने क्या किया कि इसके बाजू में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 को जोड़ दिया। तो क्या ये कार्बोकेटायन जो फॉर्म हो रहा है ये स्टेबल बनेगा? नो। कैसे स्टेबल बनेगा? क्यों स्टेबल बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी आर कार्बोकेटायन इज़ वेरी अनस्टेबल, बिकॉज हमारे कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। हर एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स चाहता है कि उसके पास एक कंप्लीट ऑक्टेट हो, बट हियर आर कार्बोकेटायन इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो कार्बोकेटायन के बाजू में जो NO2 लगा है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा और इलेक्ट्रॉन को खींचता जाएगा, तो हमारा कार्बोकेटायन जो है और अनस्टेबल हो जाएगा। सो इस वजह से क्या होगा कि हम ये बोलेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम ये नहीं, दिस कॉम्प्लेक्स विल नेवर अंडरगो SN1 mechanism, because if it proceeds through SN1 mechanism, the carbocation which will formed will be very unstable. So this is the reason we will say that it will undergo SN2 mechanism, ठीक है। यहाँ पे SN2 mechanism होगा, जहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, और जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा कार्बोनिल अपना इलेक्ट्रॉन लेगा and it will leave this entity. Okay. Now steric hindrance in nucleophilic addition reaction. अब SN1 mechanism मतलब कार्बोकेटायन के, अभी हम लोग ने ये चीज़ पढ़ा था, we have studied, अपने प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने ये पढ़ा था कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ये होता है SN1 की। मतलब कहीं ना कहीं अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो इट विल प्रोसीड थ्रू SN1 रिएक्शन, वाइल इन SN2 1 डिग्री फिर 2 एंड देन 3, तो मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि कार्बोकेटायन ही जो है इसमें डिफ्रेंशिएट कर रहा है। इस मैकेनिज्म में हमको कार्बोकेटायन की ज़रूरत पड़ रही है, कार्बोकेटायन का जनरेशन हो रहा है, और कार्बोकेटायन को स्टेबल तभी होगा कार्बोकेटायन जब मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और उसको स्टेबलाइज बनाएगा, और ज़्यादा नंबर ऑफ मिथाइल जुड़े हुए होंगे, सो देयर विल बी मोर प्लस आई इफेक्ट। एंड SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एंड लिविंग ग्रुप लीव करता है। अगर बहुत स्टेरिकली हिंड्रेड है, स्टेरिकली हिंड्रेड का मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा और जो लिविंग ग्रुप है वो लीव नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ वाई इट्स नॉट प्रोसीड थ्रू दिस रिएक्शन। नाउ सॉल्वेंट इफेक्ट। ओके, सॉल्वेंट इफेक्ट। विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट will be used using in SN1 and SN2 reaction। अब जो सॉल्वेंट होते हैं, अगर मैं पोलर सॉल्वेंट दूँ तो पोलर सॉल्वेंट भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। प्रोटिक मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हाइड्रोजन H+ रिलीज या समथिंग लाइक दैट शुड कम इन योर माइंड, एंड पोलर अप्रोटिक जैसे बेंजीन,
ठीक है, ये दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल एसीटोन, दिस इज ऑल्सो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. सो यहाँ क्या होता है, SN2 रिएक्शन जो होती है यहाँ पे हमारा स्टेबलाइजेशन के ऊपर कोई रिएक्शन, कोई प्रोसीजर नहीं है. इन SN1 मैकेनिज्म देयर इज कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन. ठीक है, सो कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन है ये इंक्रीज होती है विद पोलर सॉल्वेंट रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि